तो आज का मुद्दा में आज बात करेंगे आदत से मजबूर सियासत की। कोरोना मसले के बीच लॉकडाउन की वजह से पैदल चल रहे मजदूरों के बहाने सियासत परवान चढ़ रही है। अपोजिशन जमातें सरकार की पॉलिसियों पर सवाल उठा रहे हैं और तंज भी कस रहे हैं। मुखालिफों के इन हमलों को सरकार ने खारिज किया है और मजदूरों को सहूलियात के लिए उठाए गए कदम की जानकारी भी दी है। सरकार का दावा है कि यूपी में बीते एक हफ्ते में ट्रेन के जरिए 4,70,000 लोग लौट चुके हैं। इसके अलावा बसों के जरिए भी लोगों को वापस लाया गया है। सरकार का यह भी दावा है कि मजदूरों को उनके घरों तक बिना किराया लिए पहुंचाया जा रहा है। इसके बाद भी लोग पैदल नकले मकानी कर रहे हैं, लिहाजा अपोजिशन को हमलावर होने का मौका भी मिल गया है। मगर सवाल इस बात का है कि परेशानी की इस घड़ी में सियासत करने की कैसी मजबूरी है। आखिर परेशानी में पड़े मजदूरों के नाम पर सियासत करना कितना जरूरी है, और सवाल यह भी है कि आखिर सरकार को और क्या कदम उठाने चाहिए जिससे पैदल चल रहे लोगों को मसाइल उनका दूर हो सके। ऐसे ही कई और सवालों के जवाब लेंगे, लेकिन पहले एक रिपोर्ट दिखाते हैं आपको कि कैसे सड़क पर चल रहे मजदूरों का नाम पर सियासत की एक आदत बन गई है। कोरोना संकट और लॉकडाउन के बीच बेबस मजदूर पैदल ही अपने घर निकलने को मजबूर हैं। हालांकि सरकारों ने बसों और ट्रेन का इंतजाम किया है, इसके बाद भी सड़कों पर मजदूरों की भीड़ नजर आ रही है। सबसे परेशान करने वाली बात यह कि मजदूरों के साथ पलायन करने वालों में महिलाएं और मासूम बच्चे भी हैं। देश के अलग अलग हिस्सों से हो रहा पलायन बेहद तकलीफ वाला है। से सर जा रहे थे मिर्जापुर, कोई व्यवस्था नहीं थी, कोई नहीं देते थे। जैसे गांव पड़ा तो करीबा खा पी लेते थे, करीबा तो वो कोई व्यवस्था नहीं, जिसको नमकीन खा लेते थे बस। अपील करेंगे सर, हमारा देख ही लीजिए, सबका उस समय घर बन गया, सब चीज़ व्यवस्था हो गया सर, हमारा कुछ भी नहीं हो रहा है। हम लोग जैसा कि जैसा है तो हम लोग का क्या मिलेगा सर? हम लोग तो कमा खा के अपने माँ बाप का पेट पालते हैं। अभी तो वहाँ कुछ नहीं मिल रहा खाने के लिए। एक अफवाह उड़ रही है कि खाने को दे रहे हैं, राशन मिल रहा, हम लोग को कुछ नहीं मिला जब हम वहाँ से निकले हैं। हमको जौनपुर जाना है यूपी। हाँ। और हम मुंबई से आ रहे हैं, महाराष्ट्र से। हाँ। तो पैदल आ रहे हैं? पैदल आ रहे हैं, 15 दिन हो गए आते। हाँ। कहीं कहीं गाड़ी वाले मिल जाते अच्छे, कुछ दूर तक छोड़ देते। यहाँ कब से फंसे हो? यहाँ 3 दिन से साहब एकदम भूखे हैं। एक भी आज इतना दिन पर एक बोतल पानी हमको मिला है। हमको 4 दिन हो गया, हमको झांसी से रिटर्न किया गया बाबूजी। हमारी कोई सहायता और मदद नहीं कर रहा बाबूजी। धूम में पड़े हमारी कोई सुनता नहीं। उत्तर प्रदेश वाले कह रहे कि तुम मध्य प्रदेश में जाओ, और मध्य प्रदेश वाले कह रहे तुम उत्तर प्रदेश में जाओ। 2 रुपये वाला बिस्कुट दिया इधर, और मेरे को सबको मार के, जैसे जानवर नहीं खेदे जाते वैसे खेद के वहाँ तक ले गया। इधर भी रुकने नहीं दिया, कहीं पे पानी वानी कुछ भी जंगल में नहीं मिल रहा। क्या करूँ सर? महामारी की मार हर तरफ है। ऐसे में बेरोजगारी की मार झेल रहे मजदूरों के सामने घर लौटने के अलावा कोई रास्ता नहीं, लिहाजा वो हर हालत में अपने घर पहुंचना चाहते हैं। संकट की इस घड़ी में योगी सरकार मजदूरों की मदद के लिए हर संभव कदम उठा रही है। हम लोगों ने जितने भी हमारे प्रवासी कामगार और श्रमिक आ रहे हैं, इन्हें हम सुरक्षित ट्रेन से या बस से जिले में ले जा रहे हैं, जिले में पहुंचा रहे हैं। जिले में क्वारंटाइन सेंटर में रख करके वहां उनके भोजन, वहां पे उनके सारी सुविधाएं उन्हें दी जा रही हैं। फिर हेल्थ चेकअप करने के बाद जो व्यक्ति स्वस्थ है उसे बसेस से खाद्यान्न देकर के उसके घर तक पहुंचाने का कार्य हो रहा है। सीएम योगी ने तमाम अफसरों को एक बार फिर निर्देश दिया है कि यूपी की सीमा में आते ही सबसे पहले मजदूरों के खाने पीने का इंतजाम किया जाए। इसके बाद उन्हें बसों के जरिए घर पहुंचाया जाए। सीएम ने साफ किया कि कोई भी मजदूर पैदल ना चले। पैदल चलने में लंबी दूरी तय करने पर व्यक्ति डिहाइड्रेशन का शिकार हो सकता है, उसके स्वास्थ्य के साथ वो खिलवाड़ कर रहा है, कतई न करे। जब सरकार ला रही है, इतने दिन उन्होंने धैर्य रखा है, इस समय धैर्य रखें, हम उनको लेकर के आएंगे, सुरक्षित व्यवस्था देंगे, निःशुल्क व्यवस्था देंगे, वो किसी दलाल के चक्कर में न पड़े। उत्तर प्रदेश में अब तक 13 लाख से ज्यादा प्रवासी मजदूर वापस आ चुके हैं। सरकार की ओर से इन तमाम मजदूरों को रोजगार मुहैया कराने का प्लान भी तैयार किया जा रहा है। वहीं पैदल चलते मजदूरों के मुद्दे पर सियासत भी हावी हो गई है। विपक्ष की ओर से लगातार इसे मुद्दा बनाया जा रहा है और सरकार पर तंज कसा जा रहा है। कांग्रेस समेत तमाम विरोधी दल सरकार पर हमलावर हैं। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है,
श्रमिकों को काम पर लाने के लिए तो सरकार उद्योगपतियों को पैसा दे रही है, पर घर लौट रहे उन बेबस मजदूरों के लिए कोई इंतजाम नहीं जो सड़क पर भूखे प्यासे मरने पर मजबूर हैं। अब सब जान गए हैं कि ये सरकार अमीरों के साथ है और मजदूर, किसान, गरीब के खिलाफ बीजेपी की कलई खुल गई। मजदूरों की मजबूरी को हथियार बनाकर विपक्ष की ओर से सरकार पर प्रहार किया जा रहा है, जबकि सत्ता पक्ष ने विरोधियों के इन आरोपों को न सिर्फ सिरे से खारिज किया बल्कि गैर बीजेपी शासित राज्यों में मजदूरों के साथ हो रहे भेदभाव का हवाला देकर पलटवार भी किया। जहां कांग्रेस और कांग्रेस के सहयोगी दलों का शासन है, वो उत्तर प्रदेश के श्रमिकों के साथ सौतेला व्यवहार कर रहे हैं। उनको जबरदस्ती उत्तर प्रदेश आने के लिए मजबूर कर रहे हैं। हर मुद्दे की तरह मजदूरों के मुद्दे पर भी सियासत आदत से मजबूर है, मगर सवाल ये कि क्या गरीबों की बेबसी पर सियासत से फायदा होगा? क्या संकट की इस घड़ी में सभी लोग मिलकर काम नहीं कर सकते? क्या एकजुट होकर गरीबों की मदद नहीं की जा सकती? सवाल ये भी कि आखिर मजदूरों की मजबूरी को कुछ लोग सियासी हथियार के तौर पर क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो गरीब प्रवासी मजदूर परेशान हैं, जाना चाहते हैं अपने आबाई गांव, आबाई वतन, बट नहीं पहुंच पाते हैं और कई तरह की मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। हालांकि सरकार कहती है कि वो लाख कोशिशें कर रही है और जिस तरह से सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि धैर्य रखिए, धीरे धीरे आपको आपके घर तक पहुंचाया जाएगा, लेकिन जो अपोजिशन है उसको भी बैठे बिठाए मुद्दा मिला है। इसी को लेकर चर्चा करेंगे। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों से सवाल टटोलने की कोशिश करेंगे। आपका तारुफ करा दूं, मेरे साथ आनंद साहू साहब जुड़ेंगे जो कि भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर हैं। स्वागत है आपका। और साथ ही सैफ खान भी हैं जो कि लीडर हैं कांग्रेस का। विपक्ष का रोल भी हम जानेंगे। तो सबसे पहले आनंद साहू साहब, आप ही के पास आऊँगा। आपने पूरी रिपोर्ट देखी होगी जो हमने दिखाई थी, उसमें आपने शायद उस बयान को ऊपर भी जोर दिया हो या देना चाहिए था आपको, जिसमें एक मजदूर कहता है कि दरअसल हमारे साथ सलूक ऐसा किया जा रहा है जैसे भेड़ बकरियों के साथ किया जाता है, जब उनको मारा जाता है और ना तो पानी के लिए पूछा जा रहा है ना खाने के लिए कुछ दिया जाता है। और उसके बाद भी आपकी सरकार ये लाख दावे करती है कि हम लगातार लोगों को बुला रहे हैं और उनकी जो मंजिल है वहाँ तक हम पहुँचा रहे हैं। देखिए, निश्चित रूप से पहले तो आपके चैनल को बधाई देना चाहूँगा कि आपने बहुत ही गंभीरता से जो रिपोर्ट दिखाई है, और ये हकीकत है निश्चित रूप से जिस प्रकार से जितनी भी प्रयास की जा रही है उसके बावजूद जब आप देखेंगे कि 99% आप सही काम करिए, 1% अगर गलत हो गया तो वो सारा किया धरा पर पानी फिर जाता है। वही काम हो रहा है। सियासत इतनी ज्यादा हो रही है। मैं तो लगातार आज टीवी चैनल में आज भी और कल भी और 2-3 दिनों से लगातार ये कह रहा हूं, हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूं कि कोई राजनीति न की जाए, और एक राजनीति देश के गरीब मजदूरों के साथ जो हो रहा है, आज वो उसके पास रेंट देने का पैसा नहीं है, आज उसके पास खाने का व्यवस्था नहीं है, आज उसको कहीं से कहीं जाने का व्यवस्था नहीं है, उसके बच्चों के लिए दूध नहीं है, फल नहीं है, पानी नहीं है। इस प्रकार का मारा मारा गरीब मजदूर जो भटक रहा है, और उसके लिए मुझे लगता है चाहे कोई भी आंकड़े दिखा दीजिए, चाहे कितने करोड़ों अरबों की सारी घोषणाएं दे दीजिए, चाहे ट्रेन फ्री कर दीजिए, चाहे गाड़ियां खोल दीजिए, चाहे सारा धन दे दीजिए, लेकिन गरीब सामने जब मरता दिख रहा है, उसमें जब सियासत की जाती है तो हृदय विदारक स्थिति हो जाती है। मुझे रोना आ गया। आज एक रिपोर्ट देख रहा था, कहीं से एक छोटा टेम्पो में 20-25 लोग बैठ के जा रहे थे, वो भी एक्सीडेंट हो गया, और वो बेचारे ड्राइवर जो चला, उन्हीं लोग का कोई व्यवस्था में ड्राइवर जा रहा था, वो खुद मर गया बेचारा। और इस प्रकार के न जाने कितने घटना हो रहे हैं। आज मैं ये राजनीति से ऊपर उठ के सभी को कहना चाहूंगा, ये ना कहें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ही सब कुछ करें। अरे हम भी नागरिक हैं। आज मैं कम से कम 2-3 हजार किलो फूड ग्रेन्स जो है बांट चुका हूं, और आपका टीवी चैनल के माध्यम से विनती करूंगा कि जो लोग सियासत करते हैं वो अपने गिरेबान में झांकें। वो बड़े बड़े जो पत्रकार भी
जो खूब गालियां बैठ के दे रहे हैं प्रधानमंत्री जी को, उनकी जो इतनी बड़ी पहुंच है, वो भी कम से कम कुछ गरीबों को सुबह उठ के जाएं और रात भर वहां सेवा करें और वहीं उन गरीबों के साथ रात बिताएं। और इतने बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स, आईएएस, आईपीएस और बड़े बड़े जो धना सेठ, वो सब लोगों से कहता हूं कि आप एक अंगुली उठाते हो किसी के ऊपर तो 4 अंगुली आपके तरफ उठता है। इसलिए देश के प्रति आज इमरजेंसी हालत में केवल प्रधानमंत्री जी को कोसना, केवल भारतीय जनता पार्टी को कोसना, केवल भारतीय जनता पार्टी की सरकार को कोसना, ये कहीं ना कहीं गरीबों की सरकार होने का दावा करती है ना भारतीय जनता पार्टी। गरीबों की सरकार होने का दावा करती है, तो बावजूद इसके क्यों गरीब अपनी सरकार के ऊपर भरोसा नहीं कर पा रहा? जहां से भी मेरे साथी आज जो जा रहे हैं, गरीब साथी, वो लोग, मैं एक लाइन कह के अपनी बात को रखूंगा जी। अगर मेरी बात सुनाई दे रही हो तो जी, मैं बोलिए। आज इस गरीबों के लिए एक लाइन मैं लिख करके लाया हूं, इसको जरूर देशवासी देखना चाहिए। हम मेहनत कश मजदूर हमेशा वंचित और मजबूर, हम मेहनत कश मजदूर रहे क्यों वंचित और मजबूर। हम गम के निवाले खाते हैं, आंखों के आंसू पीते हैं, महलों की सूरत गढ़ते हैं, खुद झोपड़ियों में जीते हैं। हम अपने पसीने से चरणों को भारत माँ के धोते हैं, भारत की नींव का हिस्सा हैं, कंधे में पे हिमालय ढोते हैं। 2 शिक्षा का उजियारा अब तो हमको भी, चांद नहीं तो एक सितारा अब दो हमको भी। आज बदले भारत में उम्मीद जागी है, ये हासिल होगा हक हमारा, अब तो हमको भी स्वस्थ सुरक्षित कल के सपने आंखों में हम बोते हैं। भारत की नींव का हिस्सा हैं, कंधे पे हिमालय ढोते हैं। हम मेहनत कश मजदूर हमेशा वंचित और मजबूर, हम मेहनत कश मजदूर रहे क्यों वंचित और मजबूर। मुझे लगता है देश में जितने भी राजनीति की गई है, उन सब राजनीतिज्ञों को अपनी मौका चाहूंगा। मुझे लगता है आपने बहुत मौका दिया है भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि को। ठीक है, सैफ खान साहब, क्या मजबूरी बन गई है कि अपोजिशन की सियासत करना? क्योंकि लगातार सरकार तो कह रही कि हम लगातार लोगों को उनकी मंजिल तक पहुंचाने के लिए काम कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे, लेकिन अपोजिशन के ऊपर भी ये बात आ रही है कि दरअसल इस दौर में भी, इस माहौल में भी अपोजिशन की मजबूरी दरअसल बन गई है कि वो सियासत कर रही है। नहीं, देखिए, ये बहुत ही गलत बात है कि जो अपोजिशन है और सिर्फ अपोजिशन के ऊपर करके जो है ये सब लगाए जाते हैं। आज आपके चैनल पे ही जितने वर्कर्स थे, जितने बेचारे मासूम लोग हैं, जितने छोटे छोटे बच्चे हैं, जितना आपने क्लिपिंग्स दिखाई हैं, वो क्या रो रहे थे। और अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि एक्सेप्ट भी कर रहे थे उसे कि जो है रेंट के लिए पैसे नहीं है, दूध के लिए नहीं है, जो है ट्रांसपोर्टेशन के लिए नहीं है, तो आपकी सरकार क्या कर रही है वहां बैठ के? तो फिर आप रिजाइन कर दीजिए। यानी आपको सरकार जो है संभाला नहीं जा रहा, आपको फैसिलिटीज दी नहीं जा रही। फिर जो है आप बात करते हैं कि आप जानते हैं फैसिलिटीज का क्या हाल है। 1-1 हजार रुपए जो है ट्रांसपोर्टेशन की बसेस के ऊपर जो है चार्ज किए जा रहे हैं। 4-4 हजार रुपए जो है बसेस जो ट्रेन के अंदर चार्ज किए जा रहे हैं। क्या ये फैसिलिटीज दी जा रही है सरकार की तरफ से? फिर आप जो है बहुत तकलीफ करके दिखा रहे हैं कि आप जो अनाज बांट रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, इंडियन नेशनल कांग्रेस का एक प्रतिनिधि हर जिले में, हर डिस्ट्रिक्ट में जो है अनाज उनने डिस्ट्रीब्यूट किया है, हर जगह खड़े होकर किया है, लोगों की व्यवस्था की है, ट्रांसपोर्टेशन की उनको पैसे दिए हैं जाने आने के लिए भी। मगर आपकी सरकार को सिर्फ जो है, या आपके प्रतिनिधियों को जो भारतीय जनता पार्टी के सिर्फ चैनल पे बोलने के लिए आता है। एक मिनट, आनंद साहू सुन लेते हैं सैफ खान को, उसके बाद मैं आता हूं आपके पास। क्या कर रहे हैं मैं करना चाहता हूं जी। आज क्या कर रहे हैं, लोगों को जो है खुद एक्सेप्ट भी करने बैठे हुए चैनल के ऊपर। बहुत अच्छी बात तो ये है कि एक्सेप्ट कर रहे हैं कि दूध नहीं है, फैसिलिटीज नहीं है। तो आपकी सरकार क्या कर रही है? आप लोग क्यों हैं फिर? क्या चैनल पे आके सिर्फ भाषण देना जानते हैं? या ये जो आपने इतनी लंबी जो कथा सुनाई थी अभी, ये जाके अपनी सरकार से क्यों नहीं रोते आप जो है भारतीय जनता पार्टी से कि वो व्यवस्था? नहीं, आप तो शर्म करिए, चुल्लू भर पानी में डूब के मरिए। यहाँ बेशर्मी से दूसरे के ऊपर आपके राज्य सरकार जहाँ जाए वहां से मजदूर क्यों आ रहे हैं? वो आपके राज्य सरकार रिजाइन क्यों नहीं करती है? बैठ के लंबी लंबी भाषा फैल रहे हैं यहाँ। बेशर्मी के हद हो गई। तो क्या सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा है? क्या आप जानते हैं हमारा देश जो है इस वक्त चाइना को क्रॉस कर रहा है कोरोना वायरस के केसेस में? क्या आप जानते हैं कि जब 30 जनवरी को ये केसेस, पहला केस जब केरला में आया था, केवल हमारे
भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद गरीबी आई क्या? भुखमरी आई क्या? गरीबों को जो आप अनाज का भारतीय जनता पार्टी की सरकार होने के बाद आई क्या? ये कांग्रेसी जो खून पिया है मजदूरों का, उनका जो अत्याचार किया है, जो शोषण किया है, उसके कारण ये आज ये दुर्दशा हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कारण नहीं हो रहा है। बेशर्मगी के साथ इस प्रकार का भाषण दे रहे हैं। आप थोड़ी गिरेबान अपने ऊपर झांकिए। जो कांग्रेस के लोगों ने दिया है उसके कारण आज मजबूरी में ये मजदूर बेसहारा होके भटक रहे हैं। नहीं तो इसके लिए आनंद साहू साहब सीधे तौर पर कांग्रेस को जिम्मेदार आप लगातार ठहराते हैं, ठीक है, मान लिया जाता है, लेकिन जो हालात इस वक्त हैं उसके लिए तो जवाबदेही सरकार की ही बनती है। मैं ये जो इल्जाम लगा रहे हैं इसलिए मैं कह रहा हूँ। हाँ, नहीं, जिम्मेदारी तो आपकी बनती है ना कि लोगों को आप उनकी मंजिल तक पहुंचाएंगे। बावजूद इसके आप देख लीजिए, अगर आप दिल्ली एनसीआर में रहते हैं तो सैकड़ों की तादाद में लोग मजदूर आज भी दिखाई दे जाएंगे, पूरे परिवार के साथ, पूरे अपने साजो सामान के साथ। कहाँ जा रहे हैं कुछ नहीं पता, सैकड़ों किलोमीटर जा रहे हैं, क्या इंतजाम किया है उन्हें भरोसा नहीं है सरकार के किसी भी इंतजाम पर। सच्चाई ये है दरअसल। देखिए सर, भरोसा इस बात के लिए मैं एक बात कहना चाहता हूँ, सरकार कर रही है, लेकिन उसके बाद भी आपको मालूम है मैं मजदूरों के ऊपर 20 साल से काम करता हूं। मैं एक बात बताता हूं, जो मजदूर किसी से जुड़ा नहीं है, जो आज कोई अधिकारी पदाधिकारी किसी से संपर्क नहीं कर पाता है, कोई सेवा लेने में वो समर्थ नहीं है, वो कहीं ना कहीं इस प्रकार के मजदूरों के साथ अत्याचार हो रहा है। सरकार की सेवाएं लेने के लिए, सरकार के सिस्टम में जाने के लिए कोई न कोई, जहां भोजन व्यवस्था है वहां जाना पड़ेगा, जहां राशन मिल रहा है वहां जाना पड़ेगा, जहां पर और तरह की व्यवस्था मिलने के लिए जो फॉर्म भरना है सैफ खान लेना पड़ेगा। आज देखिए, सैफ खान आ रहे हैं, जवाब ले लेते हैं। लगातार पैसा दे रही है, ट्रेन दे रही है, नीतीश कुमार भी लगातार दे रहे हैं, गुजरात के लोग कर रहे हैं। मैं लगातार भरूच में अभी एक वीडियो दिखा सकता हूँ आपके चैनल में। ठीक है, एक बार सैफ खान से जवाब ले लेते हैं। जी सैफ खान, जिस प्रकार से वो मैं ये बता आनंद साहब आ रहा हूँ, पा रहे हैं उनके साथ इस प्रकार का घटना हो रहा है। वो आपके चैनल पे लगातार जो है लोगों ने बयान किया है, ये नोट करना चाहिए जनता को। जो है ये जो है बोल रहे थे हम जो है अनाज देंगे, खाना देंगे, पूरी फैसिलिटीज देंगे, आप कहीं मत जाइए। अगर ये चीज हाल होता तो लोगों की जो एक्सीडेंट हो रहे हैं, क्यों नहीं दे रहे हैं? आपके सरकार जो है अजीब बात कर रहे हैं आनंद साहू साहब। वो क्यों, सरकार सत्ता पक्ष में तो आप बैठे हैं ना, सरकार की सेवा करने की बात तो भारतीय जनता पार्टी कर रही है ना। उत्तर प्रदेश में आपकी सरकार है, केंद्र में आपकी सरकार है, बिहार में आप सरकार के साथ हैं। आपने बोल दिया ट्रेन का पैसा देंगे, कितने पैसा दिया आपने? मैं बताता हूँ, 4-4 हजार रुपए की टिकट आप जो है ट्रेनों के ले रहे हैं। 317 रुपए का तो टिकट है। अरे क्या ले रहे हैं? सब जितना लिया है सब वापस दे रहे हैं। आप लोग तो फर्जी सब काम करना चाहते हैं। जो मजदूर फंसे हैं उनको राशन बांटिए, भोजन बांटिए, राजनीति करना बंद करिए। और जो डीएम एसपी है उसको आदेश होना चाहिए। इसके लिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री और सभी राज्य के जो मुख्यमंत्री हैं उनसे भी गुजारिश करूंगा कि जो थाना है, SDM है, एक मिनट आनंद साहू साहब, वो सारे लोग सैफ खान कुछ कह रहे हैं, वो सुन लेते हैं। आनंद साहू साहब, रोकना चाहूंगा आपको, सैफ खान को सुन लेते हैं, उसके बाद मैं आता हूं आपके पास जवाब लेने। है कि ऐसे झूठे लोग झूठी व्यवस्थाएं दिखाते हैं, झूठे वादे करते हैं चैनल पे बैठ के, और बड़ा दर्द दिखाते हैं फिर जो है कि ये सब व्यवस्था। झूठे तो तुम सब हो, सारा कांग्रेस झूठा, तुम्हारा पूरा आपको खानदान झूठा, तुम्हारे सारे नेता झूठे, महाभ्रष्ट पार्टी के लोग यहाँ बैठ के भाषण। सरकार चाहिए जो झूठ के ऊपर टिकी भी है। जब लोगों से 4,000 रुपए लिए जा रहे थे, 370 रुपए टिकट के लिए जा रहे थे, 1,000 रुपए बस के चार्जेस सरकार। सैफ खान, उस मामले को लेकर बिहार सरकार ने भी, मरकजी सरकार ने भी ये बात तो साफ कर दी कि किराया जो लिया गया था दरअसल वो वापस किया जाएगा, और 1,000 रुपए तो बिहार सरकार ने भी देने की बात कही। देखिए, ये बस के प्राइवेट बसेस की बात दिया है जी, जो वहां पहुंच रहे हैं उनको 1,000 रुपया दिया है, और कुछ लोग बाहर रह रहे हैं उनको भी 2-2 हजार रुपया पैसे उनको पहुंचाया है उनके अकाउंट में। सैफ खान का कनेक्शन अभी कट गया, दोबारा जुड़ने की कोशिश करेंगे। आनंद साहू साहब, आप ही के पास आऊंगा। एक चीज मुझे बताइए कि अभी ऑलरेडी डिस्कनेक्टेड थे और इसीलिए जी बोलिए। देखिए, सबसे पहले मैं आज यही कह रहा था कि जो मजदूर हमारे भटक रहे हैं उनको इमीडिएट
चाहे वो पुलिस वाले हो, चाहे एसडीएम हो, डीएम हो, चाहे कोई एसपी हो, चाहे कोई बीडीओ सीओ हो, वो लोग जो शेल्टर होम है या उनको जहां तक जाना है उसकी व्यवस्था करे। और भारत सरकार ने जो आपदा राहत कोष से जो पैसा दिया है वो पैसा उसमें इमीडिएट इनको एम्पावर होना चाहिए, वो खर्च करके उनको गांव तक पहुंचाए। मेरा ये कहना है कहीं ना कहीं सरकारी जो मिसकम्युनिकेशन हो रहा है उसको इमीडिएट कम्युनिकेट करना चाहिए और व्यवस्था बनाना चाहिए। सरकार अभी किसी की भी हो, चाहे किसी भी राज्य की सरकार हो, आज सारे व्यवस्था इन मजदूरों की व्यवस्था बनाने में लगानी चाहिए, मैं ये कह रहा हूँ। और तो सरकार तो आपकी है सर, व्यवस्था तो आप ही को बनानी है, जवाबदेही भी आपकी बनती है। अगर अपोजिशन में बैठी है लोग, वो भी सवाल आपसे ही करेंगे कि आपकी सरकार आखिर फेल क्यों हो रही है। आखिर लोगों की सड़क पर 3 हादसे दरअसल कल उत्तर प्रदेश में पेश आए हैं और इसके अलावा मध्य प्रदेश में हादसे पेश आए हैं जिसमें जान चली गई है मजदूरों की। उसकी जवाबदेही तो सरकार की ही बनती है ना। बिल्कुल बनती है, कोई हम जवाबदेही से नहीं भाग रहे हैं जनाब। आप समझिए कि भारत के राजनीतिक इतिहास में इतने मजदूरों के हितों की रक्षा के लिए जो योजनाएं, जितनी पैसा सरकार ने दिया है राज्य सरकारों को, देखिए केंद्र सरकार की मर्यादा क्या है मैं आपको बताता हूं। केंद्र सरकार की मर्यादा ये है कि जितना ज्यादा पैसा डिजास्टर के लिए जो एडवाइजरी जारी करना, पैसा भेजना, उनको सब प्रकार से राज्यों को इंपावर करके गाइडलाइन जारी करना, ये केंद्र सरकार का ये अधिकार क्षेत्र है। अब राज्य सरकार का क्या अधिकार है? राज्य सरकार को सारे पैसा, सारे भोजन, सारे सुविधा, ट्रांसपोर्टेशन, वो सारे के सारे करने का अधिकार राज्य सरकार को। उसमें एकमात्र केंद्र सरकार के पास रेलवे है। रेलवे में केंद्र सरकार ने बोल दिया 85% हम दे करके राज्य सरकार को जितनी ट्रेन मांग रही है हम दे रहे हैं। तो अब ये राज्य सरकारें हैं, वो क्यों व्यवस्था ठीक से नहीं बना रहे हैं? उसमें चाहे बीजेपी की हो, चाहे कांग्रेस की हो, चाहे ममता दीदी के हो, चाहे केजरीवाल की हो, चाहे और किसी की हो। आज केजरीवाल जी एक भी अगर यहाँ रेंट लेने, प्रधानमंत्री जी ने बोला कि रेंट नहीं लेना चाहिए, ड्राइवरों का पैसा नहीं काटना चाहिए, और भी जो कामगार हैं उनका पैसा नहीं काटना चाहिए, तो राज्य सरकार क्यों ऐसा होने नहीं दे रही है, यानी उसको इम्प्लीमेंट कर नहीं पा रही है? वही तो एक नतीजा है जिसके कारण ये सारा ठीकरा प्रधानमंत्री जी के ऊपर फोड़ करके और लोग गिरेबान में झांकने के बजाय हमारे प्रधानमंत्री जो देश के हित के लिए 3 घंटा सोते हैं, रात दिन मेहनत कर रहे हैं, पूरा विश्व उनको भगवान की तरह मान रही है और देश के जनता भी उनको एक शब्द, इतने लोग भाग रहे हैं चाहे मर रहे हैं, कोई आदमी आज प्रधानमंत्री जी को अपशब्द नहीं कह रहा है। उसका बड़ा कारण है प्रधानमंत्री जी का मन को जानते हैं, सेवा भाव को जानते हैं, उनका नियत को लोग जानते हैं, पैसा वो दे रहे हैं, व्यवस्था बनाने की अपील कर रहे हैं। क्या प्रधानमंत्री राशन पानी और गाड़ी लेके रोड पे आ जाए? उनका काम क्या है आप ही बता दीजिए। सरकार ने ऑलरेडी लगातार सभी मुख्यमंत्री को आदेश कर दिया, फिर भी वो लोग अगर नहीं कर पा रहे हैं तो राज्य सरकारों को मुझे लगता है तत्काल इसके लिए इमरजेंसी लागू करके, चाहे फौज लागू करके इनको व्यवस्था देना पड़ेगा, क्योंकि भारत में इस प्रकार के विषय के लिए अब और समय नहीं है। भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जितने भी आज देखिए, चाहे निर्मला सीतारमण जो वित्त मंत्री, उन्होंने क्या क्या घोषणाएं की, सारे मजदूर और गरीब और छोटे छोटे रेडी पटरी, फिशरमैन, छोटे छोटे कामगार, ठेला वाले, जो कुम्हार कहार, जो भी मोची धोबी, दर्जी, नाई, रिक्शा, ऑटो, टैक्सी चालक, कंस्ट्रक्शन वर्कर, कॉन्ट्रेक्चुअल वर्कर, सफाई कर्मचारी, प्लम्बर, पीटर, जितने भी कामगार हैं उन सबके लिए कहा कि सब व्यवस्था करो। लेकिन इसके व्यवस्था करने के लिए ये सब राज्य और डीएम और एसपी और नीचे तक के जो अधिकारी हैं उनको कम से कम मानवता के नाते सेवा भाव को ला करके काम करना चाहिए। मैं एक बात बताता हूं, मैं आज एक घटना बता रहा हूं, 2-3 बात वैसे बता सकता हूं, लेकिन एक बात मैं बता रहा हूं। नालंदा के मजदूर फंसे हुए थे भरूच में, वो किसी तरह मेरा नंबर बीजेपी हेल्प सेंटर, बीजेपी आनंद साहू करके कहीं उनको मिल गया नंबर, मुझे फोन किए, मैंने सूरत के आईजी को फोन किया, उन्होंने भरूच के एसपी को बोला
और वहां उनका भोजन का व्यवस्था हो गया, रहने का व्यवस्था हो गया। आज वो मजदूर मुझे वीडियो बना के भेजे हैं, बहुत बढ़िया तारीफ करके भेजे हैं। और एक बात और उन्होंने लास्ट में बोला है कि सर अगर फैक्ट्री नहीं खुलेगा तो हम लोग का जाने का व्यवस्था करा दीजिएगा जरूर गांव तक। तो ये जो है वो लोग को मैंने कहा फिर कि आप वहीं रहिए, सारे फैक्ट्री को 3 दिन में 72 घंटे में खोलने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री एंड कॉमर्स को आदेश कर दिए हैं कि सब फैक्ट्री कम से कम 50% स्ट्रेंथ के साथ तुरंत चालू करा जाए। आनंद साहू, एक ब्रेक के लिए रुकूंगा, ब्रेक के बाद लौट रहे हैं वापस। इधर भटकना न पड़े। ठीक है आनंद साहू, रोकना चाहूंगा, एक ब्रेक के लिए यहाँ रुकूंगा, ब्रेक के बाद चर्चा जारी है। और ब्रेक के बाद चर्चा में आगे बढ़ेंगे और चर्चा इसी बात को लेकर कर रहे हैं कि सड़क पर मजदूर है और सियासत पर मजबूर क्यों है आखिरकार अपोजिशन। इसको लेकर लगातार हम बातचीत कर रहे थे। सैफ खान हमारे साथ जुड़े हुए थे जो अपना पक्ष रख रहे थे, साथ ही साथ आनंद साहू लगातार हमारे साथ जुड़े हैं। और इसी बीच में जोड़ना चाहूँगा हमारे साथ ऋषि मिश्रा को, जो कि पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। स्वागत है ऋषि मिश्रा साहब। और आप ही के पास मैं आना चाहूँगा ऋषि मिश्रा, लगातार हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, हर तरह की तस्वीर सामने आ रही है, लेकिन जो ज़्यादा तस्वीर सामने आ रही है उसमें कहना यही है मजदूरों का कि दरअसल उनके साथ बहुत बुरा बर्ताव किया जा रहा है, उनके साथ मारपीट तक की जा रही है, ना खाने का बंदोबस्त किया जा रहा है, ना पीने का बंदोबस्त उनके लिए किया जा रहा है। हाँ, आनंद साहू जो यहाँ पर बैठे हुए हैं, जो कि भारतीय जनता पार्टी का पक्ष यहाँ पर रख रहे हैं, उनका ये कहना है कि लगातार सरकार की तरफ से पूरी कोशिश की जा रही है। आपने देखा कि सरकार के भारी भरकम पैकेज 20 लाख करोड़ के पैकेज के बावजूद भी सड़क पे हमारे जो श्रमवीर हैं आज भी मजबूर हैं। सड़क पे है हमारे श्रमवीर जो है सड़क पे है, ना उनके पास खाने के लिए रोटी है, न पीने के लिए पानी है। आज भी एक मैं रिपोर्ट पढ़ रहा था दिल्ली का ही, कहीं और दूर जाने की जरूरत नहीं है आपको। कल ही मैं वित्त मंत्री जी का भाषण सुन रहा था कि शेल्टर होम में जो शेल्टर बनाया गया है मजदूरों के लिए, उसमें 3 टाइम का खाना मिलता है। और आज मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था जिसमें एक मजदूर ने अपने दर्द को बयान किया कि सुबह 7 बजे लाइन में लगिए और 12-1 बजे खाना मिलता है, वो भी खाना ऐसा जो खाने लायक नहीं होता है। तो आप समझ सकते हैं। दूसरा मेरा ये कहना है, और आपने भी शायद वो वीडियो देखा होगा कि कैसे एक ट्रॉली बैग के सहारे एक माँ अपने बच्चे को 500 किलोमीटर तक खींच के ले जाती है। तीसरा हृदय विदारक वीडियो मैंने ये देखा कि एक माँ के गोद में 4 साल की बच्ची मर चुकी है, उसको ले जाने के लिए ना एम्बुलेंस है, ना गाड़ी है, ना कोई घोड़ा है। तो समझ सकते हैं कि देश के हालात कितना बद से बदतर हो चुकी है। आप क्वारंटाइन सेंटर में जाइए, क्वारंटाइन सेंटर में खासकर ग्रामीण एरिया के क्वारंटाइन सेंटर में जाइए, वहां पे वेल ट्रेन डॉक्टर नहीं है, झोला छाप डॉक्टर के हवाले हमारे क्वारंटाइन सेंटर है, आइसोलेशन सेंटर है। जब आप क्वारंटाइन सेंटर में डॉक्टर उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं, दवा उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं, हमारे जो श्रमवीर जो इस देश के नायक हैं, रियल हीरो हैं, देश को बनाने में इनकी जो भूमिका है बहुत ही महत्वपूर्ण है, उनकी हम सेवा नहीं कर पा रहे हैं। इससे दुख की लेकिन आनंद साहू तो कह रहे हैं ऋषि मिश्रा कि लगातार खाने पीने का बंदोबस्त वो खुद अपने तरीके से अपने लेवल पर तक को कर रहे हैं। वो बता रहे हैं, उन्होंने गुजरात का भी मामला बताया कि उन्होंने किस तरह से आईजी से बात करके बंदोबस्त कराया। एंकर साहब, आप न ऋषि मिश्रा की बात मानिए, न आनंद साहू की बात मानिए। आप मेरे साथ चलिए पुरानी दिल्ली, या आप मेरे साथ चलिए आगरा हाईवे पे चलिए, देखिए मजदूरों का हुजूम कितने बड़ी संख्या में है जो अपने घर बार छोड़ के अपने गांव की तरफ पलायन कर रहे हैं। कोई एक महिला प्रेग्नेंट है और बच्चे के डिलीवरी के बाद 600 किलोमीटर चल के सतना पहुंचती है, महाराष्ट्र के नासिक से सतना पहुंचती है। तो समझ सकते हैं कि हालात की बद से बदतर है। किसी भी आदमी को जहां वो रह रहा है वहां पे उसको 3 टाइम का खाना मिलेगा। आप ही बताइए वो अपने घर बार छोड़ के क्यों गांव की तरफ जाएगा? कॉमन सेंस की बात है। आनंद साहू कहें या ऋषि मिश्रा कहें, आप किसी की बात मत मानिए। आप
सड़क पे जाइए, अपने रिपोर्टरों को भेजिए। और जी सलाम को मैं सलाम करता हूँ कि जी सलाम मजदूरों की आवाज बन रही है, श्रमजीवियों की आवाज बन रही है। इसके लिए मैं आपको तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। ठीक है आनंद साहू, सुना आपने ऋषि मिश्रा को, वो कह रहे हैं कि ज्यादा दूर मत जाइए, दिल्ली की सड़कों पर ही आप देख लीजिए। और अगर मैं बताऊं जाती अपना तजुर्बा, तो मैंने खुद देखा है कि अभी भी जो लोग हैं जो पलायन करने वाले हैं वो पूरे परिवार के साथ, अपने साजो सामान के साथ अभी भी सड़कों पर उतरे हुए हैं। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह जो समझ में आती है वो यही है कि कहीं ना कहीं सरकार की बातों से या तो उनका यकीन हट गया है, उन्हें दिखाई दे रहा है कि सरकार सिर्फ बोल रही है, कथनी और करनी में दरअसल फर्क है, और यही वजह है कि वो पैदल सफर करने को मजबूर हो गए। सर ऐसा है, मैंने कहा कि कहीं न कहीं मिसकम्युनिकेशन है। तो वजह क्या है सर? सरकार देखेंगे जब आपकी तो है, आज हर चीज को सरकार की माना जाएगा, इंतजामिया आपके अंदर आता है। मैं आपको बता रहा हूँ, लाखों मजदूर पहुंच गए बिहार, कम से कम 2-3 लाख मजदूर बिहार पहुंच गए, और पता नहीं 10 लाख मजदूर उत्तर प्रदेश पहुंच गए, और कहां झारखंड के मजदूर कहां से आ गए। लेकिन उसके बाद मैं यही कह रहा हूं कि 1% जो मजदूर हैं वो जो मिसकम्युनिकेटेड हैं, जो अपने अंदर में कोई विषय को समझे नहीं और निकल पड़े कि नहीं चलो अब निकल पड़ते हैं, ना किसी से राय लिया, ना सलाह लिया, ना कोई कम्युनिकेशन करने का प्रयास किया। सर वो गरीब मजदूर हैं, वो पढ़े लिखे होते तो वो मजदूर ना होते, उन्हें अगर पता होता कि ये प्रोसीजर होता है, अगर ये सब जानकारी उन पर होती वो मजदूर ना होते, वो दूसरे के घर पे ईंटें ना चिर रहे होते। बात नहीं है जिसके पेट में भूख मैं एक बात कहूंगा, आज आपके चैनल में मैं एक बात ऐसी बात कहूंगा जो सारे लोग एग्री करेंगे। मैं मजदूरों के हित के लिए बरसों से काम करता हूं, लेकिन आज वो मजदूर जो लोग थोड़ी सी अपने यूनिटी के साथ रहते हैं, मेल जोल के साथ रहते हैं, कुछ लोगों के साथ जुड़ करके रहते हैं, वो मजदूर कभी भी एक्सप्लॉइट नहीं होते हैं। क्योंकि देश में आज भी ठेका प्रथा का स्थिति जो है, जो कांग्रेस ने दिया है 50 साल की शासन में, वही ठेका प्रथा आज भी कहीं न कहीं वो घर बना के रखा है। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी उसी ठेका प्रथा को खत्म करने के लिए ये लेबर लॉ रिफॉर्म भी कर रहे हैं, और डायरेक्ट उनके खाते में पैसा जाए, मिनिमम वेज भी 42% बढ़ाए, सब कुछ कर रहे हैं। उसके बाद भी मुझे लगता है आज झारखंड का उडुपी में मजदूर जो है 2-3 महीने पहले गए थे काम करने के लिए उडुपी जो कर्नाटक में फंस गए। गांव से किसी ने फोन किया झारखंड से मुझे, मैंने वहां मुख्यमंत्री जी के यहाँ फोन करके उनका कम से कम 90 लोगों का वहां भी व्यवस्था करा दिया। मेरा ये कहना है कि जिन मजदूरों का संपर्क होता है, थोड़ा सा सोशल रहते, वो लोग एक्सप्लॉइटेड नहीं हैं, लेकिन जिसका कोई संबंध नहीं, संपर्क नहीं है, वो लोग सबसे ज्यादा एक्सप्लॉइटेड हैं। और ठीक है, ऋषि मिश्रा से जवाब ले लेता हूँ। ऋषि मिश्रा, आनंद साहू कह रहे हैं कि जो मजदूर जरा सा भी सोशल है उसको किसी तरह की परेशानी पेश नहीं आ रही है। मेरी समझ से बाहर है ये चीज। क्या एक मजदूर दीवारों को चुने, सीमेंट और पत्थर को के साथ अपने काम को करे, या वो सोशल होकर लोगों से मिलने जुलने और ताल्लुकात बनाने पर जोर दे? मैं आनंद साहू जी से निवेदन करता हूं। आनंद साहू जी भी दिल्ली में रहते हैं, मैं भी नोएडा में रहता हूं, और आनंद साहू जी कल मेरे साथ चले पुरानी दिल्ली, जहां ये शेल्टर होम बना हुआ है। सर मुझे मालूम है, मैं गया हूं ऑलरेडी। मेरे साथ आनंद साहू जी पूरे मजदूर दिख रहे हैं मुझे, ऑलरेडी मैं गया। एक मिनट आनंद साहू सुन लेते हैं, एक बार सुन लेते हैं ऋषि मिश्रा। साहू जी इतने बेचैन क्यों हो जाते हैं जब मैं आपसे सवाल करता हूँ? इतने बेचैन क्यों हो जाते हैं? आनंद साहू जी से मेरा निवेदन है, आनंद साहू जी मेरे साथ चले। आनंद साहू जी दिल्ली में रहते हैं, लुटियंस में रहते हैं, बड़े लोग हैं, लुटियंस में रहते हैं। मैं भी नोएडा में रहता हूँ, दोनों आदमी साथ में चलते हैं। एक जी मीडिया ग्रुप का एक रिपोर्टर ले लेते हैं, और आप चलिए लाइन में लगिए। आप सुबह 7 बजे लाइन में लगेंगे, आपको 12 बजे से पहले खाना मिल जाए तो आप बता दीजिए। एक बात। दूसरी बात ये कह रहे हैं कि मजदूर क्यों जा रहे हैं, ये आंकड़े भी गलत बता रहे हैं। मिनिमम वेजेस कितना मिलता है मजदूर को? 300 से भी कम। आप बताइए, एक परिवार मतलब 5 लोगों के परिवार में यदि एक आदमी कमाने वाला हो 250 और 200 से आप कितना अपना घर का खर्च चला लेंगे? तीसरी महत्वपूर्ण बात है कि ये कह रहे हैं कि पूरे मजदूर बिहार झारखंड कम से कम
हम लोगों ने जो केंद्र सरकार के अधीन में है वहाँ कम से कम 21,000 हो गया है। आनंद साहू जी, साच को आज क्या आप मेरे साथ कल चलेंगे? मैं आपको चैलेंज करता हूँ जी, सलाम के माध्यम से आपको मैं चैलेंज तो रोज ही देख रहा हूँ, मुझे क्या दिखाएंगे? आप आइए मेरे घर के बगल में स्कूल में राशन 12 बजे कुछ जगह अच्छी खाना मिल रही है, लेकिन जहाँ नहीं मिल रही है मैं उसकी निंदा करता हूँ, मैं मान रहा हूँ। मैं आनंद भैया मेरे साथ चलेंगे? अगर केजरीवाल जी सारी व्यवस्था दे देते तो यहाँ के मजदूर क्यों निकलते? ठीक है, आनंद साहू साहब आपके पास आना चाहूंगा। आप लगातार कह रहे हैं कि लोगों को ले जाने का काम लगातार किया जा रहा है। वो मजदूर कुछ अलग हैं जो ज्यादा सोशल नहीं है, जिनको नहीं पता है। आप जी सलाम पर बैठे हुए हैं, आप मुझे बता दीजिए, अगर किसी मजदूर को अपने आबाई गांव जाना है, बिहार जाना है या फिर उत्तर प्रदेश में कहीं जाना है, तो उसको क्या करना होगा, जरा आप बता दीजिए मुझे। सर, अगर किसी प्रकार का अगर उसको मदद नहीं मिलता है तो मेरा नंबर लिख ले, 9868255122। आपके चैनल के माध्यम से 98 68 255 122। अब वो मेरे को फोन करे, मैं उनके लिए लड़ूंगा, उनको व्यवस्था कराऊंगा। हजारों लोग आ जाए, लाखों आ जाए, मैं ऐसी आदमी हूँ जो ऑलरेडी कर रहा हूँ और आगे भी करूंगा। जिसको ट्रेन का व्यवस्था नहीं हो, ट्रेन का व्यवस्था होगा। जिसको जो खाने का नहीं है उसको खाने का व्यवस्था होगा। मैं केवल भाषण देने के लिए नहीं बैठा हूँ टीवी में। लोग बड़े बड़े भाषण देते हैं, बड़े बड़े पत्रकारों को देख चुका हूँ 25 साल में, और मैं 25 वर्षों में कम से कम करोड़ों मजदूरों को जोड़ा हूँ भारत वर्ष के, और उनको सेवा दिया हूँ और उनको अभी भी दे रहा हूँ। और इसीलिए आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ दावे के साथ, आप अपने चैनल वाले जो भी और संपर्क में आते मजदूर, उनको मेरा नंबर दीजिए, मैं व्यवस्था कराऊंगा। उनके ट्रेन का व्यवस्था हो, खाने का व्यवस्था हो, मैं कराऊंगा। ये मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ। प्रकाश भी एक अपने आप में मजदूर। आनंद भैया, मेरे साथ जाने में आपको गुरेज क्यों है? मेरे साथ कल चलेंगे, पुरानी दिल्ली कल लेके चलता हूँ, आपको दिखाऊंगा। आप आइए ना, आप आ जाइए, कहाँ चलना है चलिए। आप चैलेंज की कल मैं चलूंगा ऋषि के साथ, मैं चैलेंज करता हूँ आपको। आप मजदूर इंडिया गेट आ जाइए, कल साथ में चलते हैं। इंडिया गेट में आप मिलिए मेरे से 10 बजे। मैं आपको जहाँ चलना है चलूंगा, मैं पीछे हटने वाला नहीं। आपको नहीं मालूम है मजदूरों का जीवन कैसा होता है, रात रात को काम करता, गरीबों के हित में। लेकिन ऋषि मिश्रा, आनंद साहू तो कह रहे हैं, वो तो साफ कह रहे हैं कि वो किसी भी चीज से घबरा नहीं रहे। वो तो लाखों मजदूर भी हैं, उनको भी पहुंचाने की बात कर रहे हैं। मैं तो आपको ये भी बता देता हूँ, मैं पहला बात बताता हूँ। मैं तो इस चैनल के माध्यम से ये भी बता देता हूँ, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा जी और श्री प्रकाश जावड़ेकर जी को लिख के दिया था कि जो सोशल मीडिया में वर्कर हैं, छोटे छोटे मीडिया वर्कर हैं, वो भी भूख से मर जाएंगे, इसलिए उनको भी चिंता करना है हमको। मैंने लिखित में दिया हुआ है, चाहिए तो मैं चिट्ठी आपके चैनल में दे सकता हूँ। मैं ऐसा नहीं हूँ, मैं सब गरीबों के हित में, सब मजदूरों के हित में। हमारे ये मीडिया कर्मी भी मजदूर हैं, जो मजदूरी कर करके रोज रोज खाते थे, फ्रीलांस जर्नलिस्ट, उनको भी बचाना है। इसके लिए भी मैंने लिखित में दिया हुआ है। ऋषि मिश्रा जी, मेरा ये मानना है कि देखिए सरकार कितनी लापरवाह है कि जब मजदूरों को उनको घर पहुंचाने की बात हुई तो पहला नोटिफिकेशन 1 मई को आया, आपको भी मालूम होगा। उस 1 मई के नोटिफिकेशन में क्या था कि बेंगलोर के भी मजदूरों को, प्रवासियों को बस के थ्रू भेजेंगे। जब मीडिया ने दबाव बनाया तब उन्होंने कहा कि मैं ट्रेन से भेजूंगा। मैं आनंद साहू से पूछना चाहता हूँ कि रेलवे का वो नोटिफिकेशन कहाँ है जहाँ ये लिखा गया, ये बताया कि 50% रेलवे वहन करेगी, 15% सरकार वहन करेगी। आवाज मुझे लगता है ऋषि मिश्रा की कट रही है, लेकिन दोबारा जोड़ने की कोशिश करेंगे। आवाज कट रहा है, हाँ। मुझे आवाज नहीं मिल रहा है। लेकिन इस बीच हम ये भी समझना चाहेंगे, आनंद साहू साहब आपके पास आ रहा हूँ मैं, और जिस तरह से अपोजिशन की पार्टीज़ हैं, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, ये पार्टीज़ भी अपने लेवल पर मदद करने का लगातार दावा कर रही हैं। और उनका ये कहना है कि दरअसल जो राज्य सरकार है या केंद्र सरकार है वो पूरी तरह से अपने वादों पे, अपनी बातों पे खरी नहीं उतर रही, लिहाजा वो अपने काम नहीं कर रहे हैं तो भगवान भी उनको माफ नहीं करेंगे। परमात्मा भी देख रहे हैं कौन कितना सेवा कर रहा है, कौन किसके दिल में गरीबों के प्रति दर्द है।
मजदूरों के प्रति दर्द है, वो परमात्मा देख रहे हैं। तो दर्द है और तो ये मैं फिर तो क्यों लोगों की कहता तस्वीरें अभी भी आ रही हैं? वो लगातार तस्वीरें क्यों आ रही हैं? इन तस्वीरों पर तो रोक लगनी चाहिए थी, विराम लग जाना चाहिए। तो इस तरह की वारदातों पर, जब कोई सरकार नहीं थी तब आज जी ठीक है। आनंद साहब एक ब्रेक के लिए रुक रहा हूँ, ब्रेक के बाद आपसे जवाब लेता हूँ। आनंद साहब देश में बड़े बड़े काम होते थे। एक ब्रेक के लिए रुक रहा हूँ, ब्रेक के बाद जवाब आपसे पूरा लूंगा। ब्रेक के बाद चर्चा में आगे बढ़ेंगे। आनंद साहू भारतीय जनता पार्टी का पक्ष यहाँ पर रख रहे हैं और साथ ही साथ ऋषि मिश्रा भी, जो कि सीनियर जर्नलिस्ट हैं, वो भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ऋषि मिश्रा साहब, आप ही के पास आता हूँ। एक बात मुझे बताइए कि लगातार सरकार तो अपनी तरफ से कोशिश कर रही है, वो बात अलग है कि आनंद साहू भी इस बात को मान रहे हैं कि पूरी तरह से मदद नहीं पहुँच पा रही है, कुछ लोगों तक मैसेज नहीं पहुँच पा रहा है। लेकिन अपोजिशन की जो भूमिका है, जिस तरह से वो पूरी तरह से सरकार को कटघरे में खड़ा कर रही है और कह रही है कि सरकार कुछ कर ही नहीं रही है, ये किस हद तक जायज है? देखिए, ये मैं आपके बात से सहमत हूँ कि देखिए महासंकट के समय में चाहे वो पक्ष हो या विपक्ष हो या राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, सबके बीच में समन्वय होना चाहिए, बेहतर कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। कई राज्यों का कंप्लेन था। मैं आपको बताऊं कि एज ए पत्रकार होने के नाते मैं आपको बताना चाहता हूं कि कई राज्यों का कंप्लेन था कि जीएसटी बकाया जो राज्यों का हक होता है, जीएसटी में एक हिस्सा राज्यों को जाता है। आज भी देखिए इस महासंकट के दौर में राज्यों को उनका दिसंबर का बकाया, जीएसटी का बकाया अब तक नहीं दिया गया। अब राज्य सरकार को क्वारंटाइन सेंटर का राज्य सरकार को खर्चा उठाना पड़ता है। प्रवासी मजदूर जो जा रहे हैं उनके खाने का खर्चा राज्य सरकार को उठाना पड़ता है। तो करीब 35,000 करोड़ रुपया राज्य सरकार का बकाया है केंद्र पे। अब तक केंद्र सरकार ने नहीं दिया, जो केंद्र सरकार को फरवरी के पहले माह में दे देना चाहिए। तो तीसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि यदि समन्वय राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच में इस महासंकट के समय होता, तो क्या आपको लगता है कि दिल्ली या सूरत, अहमदाबाद जो प्रवासी अपने गांव की ओर कूच कर रहे हैं, वो कूच करने की जरूरत होती? चौथा महत्वपूर्ण बात मेरा ये है कि यदि जहां हमारे प्रवासी मजदूर जो इस राष्ट्र के नायक हैं, राष्ट्र के निर्माण में उनकी भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण है, यदि उनको जहां वो रह रहे हैं उनको खाने और पीने की व्यवस्था और रहने की व्यवस्था सरकार द्वारा, चाहे वो राज्य सरकार और केंद्र सरकार द्वारा कर दी गई होती, तो क्या आप बताइए इतने बड़े संख्या में मजदूर अपने गांव की ओर पलायन करने के लिए मजबूर होते? कल भी 16 मजदूरों की सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई है। कौन जिम्मेवार है इस सब चीज के लिए? तो कम से कम केंद्र सरकार को राज्य सरकार से बेहतर समन्वय कोऑर्डिनेशन करके इस आपदा और महासंकट के समय में हम सबको मिलकर लड़ना चाहिए। देखिए, मैं आलोचना केंद्र सरकार की नहीं कर रहा हूं के नाते यदि सरकार में नाकामियां और कमियां हमें दिखेगी तो हम तो सरकार को आगाह करेंगे। आगाह करता हूं तो आनंद साहू जैसे नेताओं को, बीजेपी के नेताओं को टिस होती है कि भाई ये सवाल क्यों कर रहे हैं। मैं मोदी गुणगान करने नहीं बैठा हूं, मैं सरकार के नाकामियों को जनता के बीच में टीवी के माध्यम से, न्यूज चैनलों के माध्यम से रखूंगा ही। ठीक है। आनंद साहू साहब, सुना आपने, वो साफ कह रहे हैं कि अगर आप काम तारीफ का कर रहे हैं तो तारीफ होनी भी चाहिए, लेकिन मजम्मत भी, तनकीद भी, आलोचना भी जरूरी है। दरअसल सफान जी, मैं एक बात कहना चाहूंगा कि आज देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने लगातार सभी राज्य के मुख्यमंत्रियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर करके 4 बार करीब डिस्कस कर चुके हैं। लॉकडाउन में कैसे आप लोग संभाल रहे हैं, क्या क्या आप लोग कर रहे हैं, हमसे क्या मदद चाहिए, लगातार उनसे पूछ रहे हैं। उसके बाद अभी मिश्रा जी कह रहे हैं कि ये केंद्र सरकार जो है समन्वय ठीक से नहीं कर रही है, राज्य सरकार के साथ ठीक से नहीं हो पा रही है। मैं एक बात कहना चाहूंगा, ये कहना बड़ा आसान है। प्रधानमंत्री जी, मैंने कहा कि लगातार सारे जो फंड्स चाहिए था वो
ऑलरेडी दे दिया है डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए भी। और इतना ही नहीं, जो मजदूर जा रहे हैं जिनको मनरेगा के अंतर्गत कुछ काम मिलना चाहिए उसके लिए भी करीब 20,600 करोड़ दे दिया। किसान जो छोटे बजोले किसान हैं उन छोटे लोगों को गांव में खेती और बुआई और कटाई के लिए जो पैसा चाहिए उनके खातों में पैसा डाल दिया। और तो और सिलेंडर दे दिया, राशन 3-3 महीने का। झारखंड सरकार, आप बताइए, वहां तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है, जेएमएम की सरकार है। मैं एक बात कर रहा हूँ, यूपी बिहार में तो दे ही दिया है, गुजरात में भी दिया, लेकिन झारखंड में भी 3 महीने का राशन दे दिया और केंद्र सरकार के जो सुविधा था उसी से दिया। तो बाकी राज्य सरकार क्यों नहीं दे रहे हैं और क्यों राजनीति कर रहे हैं? अरविंद केजरीवाल जी से आप लोग क्यों नहीं पूछते हैं? ठीक है। और वहाँ ऋषि मिश्रा साहब, आपसे लास्ट सवाल है मेरा, और आपसे मैं जानना चाहूंगा कि जिस तरह से अपोजिशन की भूमिका है उसको किस तरह से आप देखते हैं? क्या भूमिका अपोजिशन में बैठे हुए जो अपना धर्म है सरकार की मुखालफत करना, उसकी आलोचना करना, क्या वो ठीक ढंग से निभा रहे हैं? या जो भूमिका है इस वक्त में कोशिश हमें ये करनी चाहिए कि अपोजिशन सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हो और इस काम में आगे आए, लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं जो भूमिका है अपोजिशन की वो सवालों को घेरे में है और ये बताती है कि इस मजबूरी का फायदा भी जो अपोजिशन में बैठी सरकारें हैं, जो पार्टीज हैं, वो उठा रही हैं। अच्छा, आप ही बताइए, आप देश के जाने माने एंकर हैं, पत्रकार हैं, आप बताइए। एक मिनट आनंद साहब, जवाब ले लूं मैं ऋषि मिश्रा से जी। मेरी बात सुन लीजिए। लॉकडाउन कब हुआ? 22 मार्च को। और आप देखिए ऑल पार्टी की मीटिंग कब सरकार ने बुलाया? क्या कहा? जो ये बोलने नहीं। एक मिनट आनंद साहब, वक्त की कमी है मेरे पास, मुझे जवाब देना है। राशन का, खाने का सब व्यवस्था एंकर साहब ये बताइए, लॉकडाउन 22 मार्च को हुआ, आप बताइए लॉकडाउन जिस तारीख को घोषित हुई उसके बाद कब ये मोदी सरकार जी ने ऑल पार्टी मीटिंग बुलाया? यदि आपने देश में कोई आपदा है और आपने लॉकडाउन का अपील किया, क्या आपने अपोजिशन पार्टी को अपोजिशन पार्टी से आपने क्या बात किया? लॉकडाउन, इतना बड़ा लॉकडाउन का फैसला लिया, आप कह रहे हैं कि अपोजिशन सहयोग नहीं कर रही है। हो सकता है कि अपोजिशन के कुछ पार्टी राजनीति कर रहे हो इस महासंकट के समय में, वो भी गलत है। लेकिन आप मोदी जी से पूछिए कि मोदी जी ने इतना बड़ा फैसला ले लिया, क्या उन्होंने अपोजिशन पार्टी से राय मांगा, मशवरा किया, क्या और हल्ला मचा के करे? ठीक है, वक्त खत्म हो गया मेरे पास। ऋषि मिश्रा साहब और आनंद साहू साहब, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। आनंद साहू साहब और ऋषि मिश्रा साहब जिन्होंने अपनी अपनी बातें यहाँ पर रखी। आनंद साहू साहब जो कि भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रख रहे थे, और ऋषि मिश्रा एक पत्रकार होने के नाते लगातार सरकार की जो अच्छी और बुरी दोनों बातें हैं उनको सामने लाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन सवाल यही है कि अभी अपोजिशन को किस तरह से अपनी भूमिका को अदा करना चाहिए, क्योंकि इस वक्त में जरूरी है कि सियासत से ऊपर उठकर सोचा जाए ताकि गरीबों की जो प्रवासी हैं इनकी मदद ज्यादा से ज्यादा की जा सके। फिलहाल के लिए आज का मुद्दा में इतना ही।